हेलो स्टूडेंट्स, देखो लास्ट क्लास में हमने बात की थी क्वांटम नंबर के बारे में कि क्वांटम नंबर क्या होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं और उनके एप्लीकेशन पार्ट हमने देखे थे कि हम क्वांटम नंबर किस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आपको किसी का भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दे रखा हो या अलग अलग आपको टाइप का सेट दे रखा हो तो उससे हम क्वांटम नंबर का जो सेट है वो हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, वो सब चीज़ें हमने देखी थी। ठीक है, हमने 4 टाइप के क्वांटम नंबर देखे थे जिसमें 3 टाइप के जो क्वांटम नंबर हैं वो हमें किसके बारे में इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे, वो हमें ऑर्बिटल के बारे में इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। और जो एक क्वांटम नंबर होता है, जो कि स्पिन क्वांटम नंबर होता है, वो किसके बारे में हमें इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा, इलेक्ट्रॉन की स्पिन के बारे में प्रोवाइड करेगा कि जो ऑर्बिटल होता है उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स, वो अपोजिट स्पिन के होंगे। अगर एक एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है तो दूसरा क्लॉकवाइज घूमेगा। ठीक है, कि जो इलेक्ट्रॉन होता है वो अपने एक्सिस के ऊपर तो रिवॉल्व करता ही है, प्लस साथ में क्या करता है, वो न्यूक्लियस के अराउंड भी क्या करता है, रिवॉल्व करता रहता है। ठीक है, चक्कर लगाता रहता है। राइट, ये सब चीज़ें हमने देखी थी। आज हम बात करने वाले हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, जिसके बाद जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, या फिर हम इसको ये बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन फिलिंग रूल। ठीक है, कि हम इलेक्ट्रॉन जो है वो ऑर्बिटल्स के अंदर किस तरीके से फिल कर सकते हैं। अगर आपको सपोज कोई एटम दे रखा है तो उसके अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन है उसको हम किस ऑर्डर के अंदर फिल करेंगे उसके ऑर्बिटल्स के अंदर, वो सब चीज़ें हम देखेंगे। अगर आपको किसी भी एटम के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं लिखना था तो उसके आप दूसरी जो एप्लीकेशन पार्ट्स है उसमें आपको बहुत सारी दिक्कत आएगी। ठीक है, आप उसको सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो इसीलिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। इवन चाहे आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री लो, चाहे आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री लो, और फिजिकल केमिस्ट्री में भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बहुत यूज़ होता है। राइट, तो स्टार्ट करते हैं आज का नया लेक्चर, जिसमें हम देखेंगे कि हम इलेक्ट्रॉन को किस तरीके से फिल कर सकते हैं और किस तरीके से हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं और इनके एप्लीकेशन क्या क्या हैं, इससे हम क्या क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, किस तरीके से ये हम हेल्प करता है, वो सब चीज़ें देखेंगे। राइट, तो स्टार्ट करते हैं। चलो, तो देखो इलेक्ट्रॉन फिलिंग रूल जो है वो एक प्रिंसिपल पर बेस्ड है। ठीक है, एक प्रिंसिपल है जिस प्रिंसिपल का नाम है अफबाउ। ठीक है, अफबाउ प्रिंसिपल। ठीक है, अब देखो अफबाउ प्रिंसिपल क्या, इसका स्टेटमेंट क्या होता है, इसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो अफबाउ जो है ये कोई साइंटिस्ट का नाम नहीं है, ये कोई साइंटिस्ट नहीं है और ये कोई इसका कोई स्टेटमेंट नहीं है। ठीक है, इसके अंदर जो है वो 3 रूल्स आते हैं। उन 3 रूल्स के अकॉर्डिंग हम इलेक्ट्रॉन की क्या करते हैं, फिलिंग करते हैं। ठीक है, अब अफबाउ का मतलब क्या होता है, अफबाउ जो होता है ये जर्मन वर्ड है। ठीक है, अफबाउ क्या है, एक जर्मन वर्ड है जिसका इंग्लिश में मीनिंग होता है बॉइल्डिंग अप। ठीक है, क्या होता है, बॉइल्डिंग अप। ठीक है, मतलब निर्माण करना, हिंदी में अगर हम बोले तो। जिस तरीके से हम कोई भी बिल्डिंग बनाते हैं तो उसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम ग्राउंड फ्लोर बनाते हैं, देन उसके बाद में फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, इस तरीके से हम बनाते हैं। तो उसी तरीके से इलेक्ट्रॉन की फिलिंग भी जो होगी वो सबसे पहले ग्राउंड स्टेट के अंदर होगी, फिर ऊपर और धीरे धीरे एनर्जी लेवल बढ़ता जाएगा। यानी सबसे पहले जो इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा वो किस में भरा जाएगा, लो एनर्जी लेवल में भरा जाएगा, फिर धीरे 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 हाई एनर्जी लेवल के अंदर इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। तो अफबाउ का मीनिंग होता है बॉइल्डिंग अप, जिसके अंदर हम बिल्ड करते हैं। जिस तरीके से हम कोई बिल्डिंग को बिल्ड करते हैं, ठीक है, उसमें क्या करते हैं, हम सबसे पहले उसका बेस बनाते हैं। कोई भी चीज़ अगर हम बिल्ड कर रहे हैं तो सबसे पहले हम उसका बेस बनाते हैं। बेस बनाने के बाद उस पर हम क्या रखते हैं, फ्लोर्स रखते हैं। राइट, तो इस तरीके से हम करते हैं। तो सेम ऐसे ही हम इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करते हैं ऑर्बिटल्स के अंदर। ठीक है, इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग, इस प्रिंसिपल के अंदर 3 प्रिंसिपल आते हैं या फिर 3 रूल्स आते हैं। फर्स्ट आता है N+L रूल। ठीक है, फर्स्ट क्या आता है, N+L रूल। सेकंड आता है आपका हुंड्स मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी रूल। और थर्ड आता है पाउली एक्सक्लूजन रूल। ठीक है, तो ये 3 रूल जो हैं वो किस प्रिंसिपल के अंडर में आते हैं, वो आते हैं अफबाउ प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग। ठीक है, इन तीनों रूल्स को एक साथ कंबाइन करके हम कौन से एक नाम दे देते हैं जिसका नाम है अफबाउ प्रिंसिपल। राइट, इसके अकॉर्डिंग हम ये 3 रूल्स को पढ़ते हैं और इसी के अकॉर्डिंग हम इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, फिल करते हैं। इनके सबके अलग अलग स्टेटमेंट है। ठीक है, हर एक जो रूल है वो हमें कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है कि किस तरीके से हम इलेक्ट्रॉन को फिल करें। राइट, तो देखो N+L रूल क्या होता है ये हम देखते हैं सबसे पहले, फिर हम बात करेंगे ये हुंड के रूल के बारे में, देन उसके बाद में हम बात करेंगे पाउलीज एक्सक्लूजन रूल के बारे में। ठीक है, अब देखो N+ रूल के अकॉर्डिंग क्या होता है, बहुत ही सिंपल सा स्टेटमेंट है इनके, आपको कुछ याद रखने की रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, एक ही बार में ये तीनों जो रूल है वो एक साथ कवर हो जाएंगे और सबके स्टेटमेंट जो है वो बहुत ही सिंपल से स्टेटमेंट है। ठीक है, आपको सिर्फ और सिर्फ समझना है कि किस तरीके से हम इन रूल्स को अप्लाई करके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं या फिर ऑर्बिटल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन को फिल कर सकते हैं। ठीक है, स्टेटमेंट जो है वो आप बुक से देख सकते हो, बट आपको सिर्फ मेन आपका पॉइंट ये होना चाहिए कि आपको सिर्फ और सिर्फ समझना है कि किस तरीके से हम इसको अप्लाई करेंगे। राइट, तो देखो N+L रूल का मतलब क्या होता है। N+L के अकॉर्डिंग इसका जो फर्स्ट स्टेटमेंट है, आप फर्स्ट स्टेटमेंट ध्यान से सुना,
कि हमेशा जब भी इलेक्ट्रॉन को फिल किया जाएगा, अगर आपको कोई भी एटम दे रखा है और उसमें आपको इलेक्ट्रॉनिक फिलिंग करनी है उसके ऑर्बिटल्स में, तो हमेशा इलेक्ट्रॉन जो होता है वो प्रेफर करता है, सबसे पहले प्रेफर किया जाता है हम लोएस्ट एनर्जी के अंदर फिल करें, ठीक है। तो जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन होता है वो हमेशा लोएस्ट एनर्जी के अंदर फिल किया जाता है, और जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होता है वो हमेशा हायर एनर्जी जो है उसके अंदर फिल किया जाता है, यानी लो टू हाई में जाते हैं, ठीक है। जिस तरीके से हम कोई भी बिल्डिंग बनाते हैं, जैसे इसी का नाम है बिल्डिंग अप, ठीक है, बिल्डिंग अप। तो बिल्डिंग के अंदर हम क्या करते हैं, सबसे पहले ग्राउंड फ्लोर बनाते हैं जो कि सबसे नीचे होता है, फिर धीरे 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 हम ऊपर जाते जाते हैं, ठीक है, इस तरीके से। तो इसका फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है कि जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन को फिल किया जाएगा इन लोअर एनर्जी लेवल। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन फिल इन लोअर एनर्जी लेवल, ठीक है। क्या करेंगे, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन फिल इन लोअर एनर्जी लेवल, यानी जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन होगा वो किसके अंदर फिल होगा, लोअर एनर्जी लेवल के अंदर फिल होगा। अब देखो, अगर किसी भी इलेक्ट्रॉन के लिए, किसी भी ऑर्बिटल के लिए n+l की वैल्यू मिनिमम है, ठीक है, क्या है, मिनिमम, ठीक है, n+l की वैल्यू अगर मिनिमम है तो उसमें सबसे पहले इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा, इलेक्ट्रॉन फिल्ड फर्स्ट, ठीक है। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा। जैसे सपोज आपके पास में 2 ऑर्बिटल्स हैं, एक के अंदर n+l की वैल्यू 3 है, एक के अंदर n+l की वैल्यू 4 है, तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन किस में प्रेफर करेगा, 3 में प्रेफर करा जाएगा भरना, राइट। तो इस तरीके से अब क्या होता है कि कई बार ऐसे केसेस आ जाते हैं, ऐसी कंडीशंस आ जाती है जिसमें n+l की वैल्यू जो होती है वो इक्वल आ जाती है, ठीक है, या फिर, ठीक है, तो उसमें हम क्या करेंगे, उसमें हम ये करेंगे, या फिर n+l की वैल्यू जो होती है वो इक्वल आ जाती है, तो हम क्या करेंगे, उसमें हम n की वैल्यू को देखेंगे, जिसके लिए n की वैल्यू कम होगी उसमें इलेक्ट्रॉन सबसे पहले भरा जाएगा। n हमें क्या डिनोट करता है, n होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ठीक है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ये हमें क्या बताता है, ये हमें ऑर्बिटल्स के बारे में बताता है, शेल के बारे में बताता है, ठीक है, जो इनर शेल है, आउटर शेल है, इस तरीके से। तो n की वैल्यू अगर कम है इसका मतलब वो लोअर एनर्जी लेवल पर है, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करेंगे, ठीक है। इफ n+l वैल्यू इज इक्वल then go for n वैल्यू। तो हम n वैल्यू के लिए जाएंगे कि जिसकी n वैल्यू जब कम होगी उसके लिए हम इलेक्ट्रॉन की फिलिंग उसमें पहले करेंगे। जैसे एग्जांपल लेते हैं हम, एग्जांपल आपको दे रखा है 1s 2s 2p 3s 3p 3d और 4s, ठीक है, इस तरीके से है आपके पास में। अब देखो, इसमें आपको बताना है कि इलेक्ट्रॉन फिलिंग का ऑर्डर क्या होगा, ठीक है, किस तरीके से हम इलेक्ट्रॉन को फिल करेंगे। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, n+l की वैल्यू चेक करोगे। तो इसके लिए n की वैल्यू कितनी है, 1 2, ये जो आगे कोफिशिएंट है ये हमें क्या डिनोट करता है, n डिनोट करता है, ठीक है। और l की वैल्यू मैंने आपको कल लिखवाई थी क्वांटम नंबर के अंदर, तो 1 2, इसका भी 2, इसका 3, इसका 3, इसका 3 और इसका 4, राइट। l की वैल्यू s के लिए 0 होती है, 0 होती है, p के लिए 1 होती है, s के लिए 0, p के लिए 1, d के लिए 2 होती है और s के लिए 0 होती है, राइट। अब देखो, जब हम इनका सम करेंगे तो कितना आएगा, n+l कितना आएगा, 1 2 2 3, फिर क्या आ जाएगा 3, फिर क्या आ जाएगा 5 और ये 4, ठीक है। अब देखो इसमें कैसे करेंगे, तो इसमें देखो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन जो होगा वो 1s में भरा जाएगा, फिर 2s में भरा जाएगा, फिर 2s से 2p में भरा जाएगा, 2p से 3s में भरा जाएगा, 3s से 3p में भरा जाएगा, 3p से 4s में भरा जाएगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पर जगह अगर हम देखें n+l की वैल्यू 5 है और यहाँ पर n+l की वैल्यू क्या है, 4 है, ठीक है। तो n+l की वैल्यू यहाँ कम है तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन इसमें जाएगा, फिर उसके बाद में जो है इलेक्ट्रॉन वो d के अंदर जाता है, ठीक है। तो 4s से जा करके वो 3d में चला जाता है। तो ये ऑर्डर रहेगा 1s 2s 2p 3s 3p 4s और 3d, ठीक है। जो ये ऑर्डर बना रखा है ये आप याद रख सकते हो, इसको आप बना सकते हो। आपको अगर आप 11th क्लास के अंदर हम सब्जेक्टिव की बात करें तो ये पूछा भी जाता है कि अफबो का जो ऑर्डर होता है, अफबो प्रिंसिपल इलेक्ट्रॉन फिलिंग ऑर्डर जो होता है वो आपको बनाना होता है। तो इस तरीके से बनाओगे, 1s से 2s में जाएगा, 2s से 2p 3s 3p 4s 3d 4p 5s 5s के बाद में 4d 5p 6s 6s के बाद में 4f 5d 6p 7s 7s के बाद में वापस ये आ जाएगा 5f 6d 7p, फिर ये आ जाएगा 6f 7d और 7f, ठीक है। इसको बनाने का क्या तरीका है, इसको बनाने का तरीका मैं आपको बताता हूँ। इस एक साइड में आप s के लिखोगे, ठीक है। जैसे आपने 1s लिखा, फिर 1s के बाद 2s 3s 4s 5s 6s और 7s, ठीक है। फिर हम सेकंड लाइन लिखेंगे p की, तो ये आ जाएगा 2p, भाई 1p तो कभी नहीं होता, 2p होता सीधा डायरेक्ट, 2p 3p 4p 5p 6p एंड 7p। देन उसके बाद में हम थर्ड लाइन लिखेंगे d की, तो ये आ जाएगा 3d 4d 5d 6d 7d।
फिर हम F की लिखेंगे तो 4F 5F 6S 6F और 7, ठीक है। फिर हम इनको क्या कर देंगे, ज्वाइंट कर देंगे इस तरीके से, तो ये क्या बन जाएगा, ये अबव का ऑर्डर बन जाएगा, ऑर्डर ऑफ फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इस तरीके के से हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करते हैं, ठीक है। तो ये होता है आपका n+L की वैल्यू। जिसके लिए n+L की वैल्यू कम होगी उसमें इलेक्ट्रॉन सबसे पहले भरा जाएगा, जिसके लिए n+L की वैल्यू ज़्यादा होगी उसमें इलेक्ट्रॉन सब बाद में भरा जाएगा, ठीक है। और जिनके लिए n+L की वैल्यू सेम आ जाती है तब हम किसको देखेंगे, तब हम n की वैल्यू देखेंगे कि जिसकी n की वैल्यू कम होगी उसको हम पहले भरेंगे, उसमें इलेक्ट्रॉन पहले भरेंगे, और जिसके लिए n की वैल्यू ज़्यादा होगी उसके अंदर हम इलेक्ट्रॉन जो है वो बाद में भरेंगे, राइट। ये ऑर्डर रहता है। फिर हम बात करते हैं, इसी के अंदर हम बात कर लेते हैं, यहीं पर बात कर लेते हैं हम हुंस रूल की, ठीक है। बहुत ही सिंपल है, आपको सिर्फ और सिर्फ समझना है कि क्या होता है, ठीक है। देखो हुंस रूल के अकॉर्डिंग क्या होता है, हुंस रूल के अकॉर्डिंग कि जो सेम ऑर्बिटल्स होते हैं या फिर जो सबशेल्स होते हैं उसमें जो भी ऑर्बिटल्स होते हैं, एक सबशेल के जितने भी ऑर्बिटल्स होंगे वो सारे के सारे क्या होते हैं, डीजेनरेटेड होते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास में P है, ठीक है। ये P क्या है, ये P है सबशेल, ठीक है। इस P सबशेल के अंदर कितने ऑर्बिटल्स होंगे, 3 ऑर्बिटल्स होंगे। तो ये 3 ऑर्बिटल्स आपके पास में प्रेजेंट है। हम इस तरीके से बनाते हैं, हमने कल क्वांटम नंबर में देखा था किस तरीके से बनाया जाता है। ये 3 ऑर्बिटल हैं, ठीक है। ये तीनों के तीनों ऑर्बिटल्स जो है वो सेम एनर्जी के हैं। जब भी ऑर्बिटल सेम एनर्जी है, देखो एनर्जी लेवल सेम है, अगर एनर्जी लेवल अलग अलग होता तो हम 2 को ऊपर बनाते, 1 को नीचे बनाते। जैसे हम S और P को बनाते हैं, S को सेपरेट रखते हैं, P को भी सेपरेट रखते हैं, क्योंकि दोनों की एनर्जी जो होती है वो अलग अलग होती है। जबकि P ऑर्बिटल्स किसी भी सबसेल के लिए जितने भी ऑर्बिटल्स होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, डीजेनरेटेड होते हैं। तो इनको हम क्या बोलेंगे, डीजेनरेटेड ऑर्बिटल बोलेंगे, डीजेनरेटेड ऑर्बिटल्स। डीजेनरेटेड ऑर्बिटल का मतलब होता है सेम एनर्जी, ठीक है, जिनकी एनर्जी क्या होगी, सेम होगी। तो इनकी एनर्जी जो है वो सेम होती है। तो अब रूल ये आता है कि डीजेनरेटेड ऑर्बिटल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन की फिलिंग जो होती है वो सबसे पहले अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, फिर उनको पेयरिंग की जाती है, ठीक है। यानी पहले हर एक ऑर्बिटल के अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन फिल किया जाएगा, देन उसके बाद में हम उनकी पेयरिंग करेंगे, ठीक है। अगर हम बात करें यहाँ पे, मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूँ S P D और F, ठीक है। इसके अंदर हम बात करें कि डीजेनरेटेड ऑर्बिटल्स कितने होते हैं, तो S के अंदर एक ही डीजेनरेटेड ऑर्बिटल होता है, P के अंदर हम बात करें तो 3 होते हैं, D के अंदर 5 होते हैं और F के अंदर 7 डीजेनरेटेड ऑर्बिटल्स होते हैं, राइट। तो आपसे अगर पूछा जाए F के अंदर कितने डीजेनरेटेड ऑर्बिटल्स होते हैं, 7 डीजेनरेटेड ऑर्बिटल्स होते हैं। डीजेनरेटेड ऑर्बिटल का मतलब होता है कि उनकी एनर्जी जो है वो सेम है, वो सेम एनर्जी लेवल पर एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है, इस तरीके से। तो जब भी हम इलेक्ट्रॉन को फिल करेंगे तो हम हमेशा क्या करेंगे, हर ऑर्बिटल के अंदर सिर्फ एक एक इलेक्ट्रॉन को ही फिल करेंगे। जैसे सपोज आपके पास में आपको इसके अंदर ही भरना है, ठीक है, आपको 3 इलेक्ट्रॉन भरना है इस P के अंदर। कितने इलेक्ट्रॉन भरना है, 3 इलेक्ट्रॉन। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन भरोगे इस ऑर्बिटल में, सेकंड ऑर्बिटल में और इसमें। अब आपको ये पता है कि कौन कौन से ऑर्बिटल है, ठीक है। ये आपका हो जाएगा Px, ये हो जाएगा Pz और ये हो जाएगा Py, ठीक है, जो कि हमने लास्ट क्लास में क्वांटम नंबर में देखा। ये हो जाएगा Px, Pz और Py, ठीक है। तो अगर आपसे पूछ लिया जाता है कि Px, आपको जैसे फॉर एग्जांपल 3Px पूछा जाए, इसका मतलब Px के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, राइट। तो इस तरीके से तो आपने 3 इलेक्ट्रॉन भरे, एक एक सब में भर दिया। अब देखो अगर आपको 5 इलेक्ट्रॉन फिल करने होते हैं तो आप क्या करते हैं, तो देखो पहले आप एक एक इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं, ऐसा नहीं करते हम 5 इलेक्ट्रॉन के लिए, ठीक है, ऐसा कि इसमें 2 भर दिए, फिर इसमें 2 भर दिए, फिर इसमें 1 भर दिया, नहीं, ठीक है। अभी तो ये छोटा है इसलिए क्या है, हमें इतना दिक्कत नहीं आएगी, है ना, हम 2 भर देंगे ऐसे। बट जब हम पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें तो उसमें बहुत सारी कन्फ्यूजन आ जाती है। इसीलिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम इनको अनपेयर्ड भरेंगे, एक एक इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे 1 1 1, फिर हमारे पास में 2 इलेक्ट्रॉन और बचेंगे तो इसको हम Px और Pz में भर देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉन की फिलिंग की जाती है अकॉर्डिंग टू हुंस रूल। जो भी डीजेनरेटेड ऑर्बिटल्स होते हैं उन डीजेनरेटेड ऑर्बिटल्स के अंदर हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक एक इलेक्ट्रॉन भरेंगे, यानी उनको अनपेयर्डली भरेंगे। देन उसके बाद में अगर हमारे पास में इलेक्ट्रॉन रहते हैं तब हम इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग करेंगे, ठीक है। तो एक क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार सब्जेक्टिव के अंदर या फिर ऑब्जेक्टिव के अंदर कि जो इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग होती है, पी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग कौन से इलेक्ट्रॉन से होगी। तो देखो पी ऑर्बिटल की अगर हम बात करें तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल और एफ ऑर्बिटल, ठीक है। पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन की अगर हम बात करें तो ये होता है 4th इलेक्ट्रॉन से, मैं यहाँ लिख देता हूँ पेयरिंग, ठीक है। पी ऑर्बिटल के अंदर 4th इलेक्ट्रॉन से पेयरिंग स्टार्ट होती है, डी ऑर्बिटल में 6th इलेक्ट्रॉन से पेयरिंग स्टार्ट होगी। वैसे तो आप इसको देख सकते हो भाई 3 इलेक्ट्रॉन तो अनपेयर्ड भरे जाएंगे, फिर 4th जो आएगा वो पेयर्ड कर देगा। इसी तरीके से अगर ये 5 है तो 5 इलेक्ट्रॉन तो अनपेयर्ड भरे जाएंगे, फिर जो 6th आएगा वो पेयर्ड कर देगा। तो इसी तरीके से इसमें क्या आ जाएगा 8th इलेक्ट्रॉन से पेयरिंग स्टार्ट होती है,
ठीक है, तो आप इसको याद रख सकते हो, बाकी आप उसी टाइम कैलकुलेट भी कर सकते हो। तो ये है आपका हुंस रूल। ठीक है, डीजेनरेटेड ऑर्बिटल्स में हम क्या करेंगे, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन भरेंगे पहले, फिर उसको पेयर करेंगे। फिर आता है आपका थर्ड। ठीक है, आपको स्टेटमेंट लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं, आपको सिर्फ और सिर्फ पता होना चाहिए कि इन एप्लीकेशन को यूज़ कैसे कर सकते हैं, रूल को यूज़ कैसे कर सकते हैं, राइट, इनके अकॉर्डिंग हम इलेक्ट्रॉन कैसे फिल कर सकते हैं। फिर आता है आपका पाउली एक्सक्लूजन रूल। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग क्या होता है, ये जो होता है ये पाउली का रूल है, ये स्पिन बेस्ड होता है। ठीक है, किस पर बेस्ड होता है, स्पिन बेस्ड होता है। इसके अकॉर्डिंग एक ऑर्बिटल के अंदर जो 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनका जो स्पिन होता है वो अपोजिट स्पिन के होते हैं। अगर एक क्लॉकवाइज है तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज होगा। जैसे फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे फिल कर रखा है, मैं वापस से यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ बड़ा करके थोड़ा। ये है आपके पी ए, ये आपका पी एक्स, ये आपका पी वाई, या फिर पी जेड इसको मान लो बोली पी जेड, और ये हो जाएगा पी वाई। ठीक है, इस तरीके से। अब देखो अगर हमें 4 इलेक्ट्रॉन बढ़ने, ठीक है, कितने इलेक्ट्रॉन बढ़ने, 4 इलेक्ट्रॉन, तो हम पहले क्या यूज़ करेंगे, पहले तो अब देखो ये तो सेम डीजेनरेटेड ऑर्बिटल है। ठीक है, तो इसमें तो n+l का भी रूल वैलिड नहीं है, कोई यूज़ करने की जरूरत नहीं है। हम सीधा किस में जंप करेंगे, हम सीधा जंप करेंगे हुंस रूल में। देन उसके बाद में हम पाउलीज एक्सक्लूजन के अंदर इलेक्ट्रॉन कैसे फिल करेंगे, सबसे पहले हाफ ऑफ इलेक्ट्रॉन करेंगे, तो जो इसका स्पिन होगा वो क्लॉकवाइज भी हो सकता है, एंटी क्लॉकवाइज भी हो सकता है। तो सपोज हमने इसकी डायरेक्शन ऊपर की साइड रखी, राइट, सबकी डायरेक्शन हमने इस साइड रखी। अब देखो जो फोर्थ भरा जाएगा, यानी इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, तो दूसरा होगा उसकी डायरेक्शन नीचे की साइड होगी। अगर ये एंटी क्लॉकवाइज है या फिर क्लॉकवाइज है तो दूसरा क्या होगा, क्लॉकवाइज होगा। ठीक है, सपोज अगर एक क्लॉकवाइज है तो दूसरा क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, इसके कारण क्या होगा, जब दोनों आपस में एक दूसरे से टकराएंगे नहीं, ठीक है, ये तो जब दोनों एक दूसरे के एक साथ घूमेंगे तो एक दूसरे में कोलिजन होने की रिक्वायरमेंट कंडीशन बन सकती है। इसीलिए हम क्या करते हैं, पाउलीज एक्सक्लूजन रूल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन फिल किए जाते हैं ऑर्बिटल्स के अंदर, 2 इलेक्ट्रॉन फिल किए जाते हैं, उसमें एक इलेक्ट्रॉन का स्पिन और दूसरे इलेक्ट्रॉन का स्पिन जो होता है एक दूसरे के अपोजिट होता है। ठीक है, अगर एक एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है तो दूसरा क्लॉकवाइज घूमेगा, अगर दूसरा क्लॉकवाइज घूम रहा है तो वो जो पहले वाला होगा वो क्लॉकवाइज स्पिन करेगा, राइट। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन की फिलिंग कर सकते हैं। ये 3 रूल होते हैं, इन 3 रूल को यूज़ करके। ये ध्यान रखना सबसे इंपॉर्टेंट है थोड़ा बहुत हुंस रूल। ठीक है, वैसे n+n इसमें तो आपको कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। इसमें आपको इलेक्ट्रॉन फिलिंग के लिए आपको सीधा ही पता है, आप बचपन से 9th क्लास के अंदर 10th क्लास में पढ़ते आ रहे हो कि हम हमेशा क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन जो भी भरे जाते हैं एक ऑर्बिटल के अंदर, हम दोनों का जो स्पिन होता है वो हम अपोजिट स्पिन रखते हैं, राइट। ओके, तो ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट है इलेक्ट्रॉन फिलिंग का। इस तरीके से हम इलेक्ट्रॉन को फिल कर सकते हैं और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो किसी भी एटम के लिए लिख सकते हैं, राइट। अब हम बात करते हैं हम किस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं। कुछ एग्जांपल्स करते हैं जिसका आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात आती है, आपको एटॉमिक नंबर याद होना चाहिए। जो भी आपको एटम दे रखा है, जो भी आपको एलिमेंट दे रखा है, उसके लिए आपको एटॉमिक नंबर याद होना चाहिए। तो मेनली आपको 30 to 40 के आसपास आपको जो है वो एटॉमिक नंबर याद होने चाहिए। बाकी जो है वो आपको क्वेश्चन के अंदर मेंशन्ड होते हैं कि इसका जो जेड है वो इतना आएगा, राइट। तो आप इसको कॉपी करो। फिर हम बात करते हैं कि हम किस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिख सकते हैं। कुछ एग्जाम्पल्स करते हैं, राइट, कॉपी करो। ओके फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में। तो देखो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको इन एलिमेंट्स का लिखना है। आपके पास में 4 एलिमेंट्स हैं और इन चारों एलिमेंट्स का आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है। तो उसमें सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात आती है कि जब तक आपको इन एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर जो है वो पता नहीं होगा, तो एटॉमिक नंबर के बिना आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं लिख सकते। क्योंकि अगर आपको यही नहीं पता होगा कि इनमें इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं टोटल, तो आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखोगे, इलेक्ट्रॉन की फिलिंग कैसे करोगे, राइट। तो सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात है कि आपको उसका एटॉमिक नंबर जो है वो पता होना चाहिए। एटलीस्ट 40 एलिमेंट जो है उनका आपको नाम पता होना चाहिए पूरा का पूरा, जो उसकी फुल फॉर्म होती है, प्लस सिंबल पता होना चाहिए, प्लस साथ में आपको उसका एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए और एटॉमिक जो आपका वेट है उसका एटॉमिक वेट पता होना चाहिए, राइट। जिससे आप इजीली 40 एलिमेंट्स का तो इजीली लिख सकते हो। बाकी जो है उसका आपको जो जेड होता है, जो एटॉमिक नंबर होता है वो आपको दे रखा होता है, राइट, क्वेश्चन के अंदर। तो देखो इसको हम कैसे लिखेंगे मैं आपको बता देता हूँ। तो देखो, एल्यूमिनियम का होता है 13, इसका होता है 17, इसका होता है 24, उसका होता है 29, राइट। अब देखो इसमें इलेक्ट्रॉन कैसे फिल करेंगे हम, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p1। ठीक है, अब देखो हम यहाँ पर n+l का जो रूल है वो बार बार यूज नहीं कर सकते। तो इसीलिए आपको जो सीक्वेंस है एटलीस्ट 7 तक का तो आपको सीक्वेंस याद होना ही होना चाहिए, राइट। तो आप इस सीक्वेंस को जो भी मैंने लिखवाया था, ठीक है, थोड़ी देर पहले, उसको आप जरूर याद रखें। तो इस तरीके से हम इसमें इलेक्ट्रॉन को फिल कर सकते हैं। अब अगर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें तो आएगा 1s2, यहाँ तक तो सेम आएगा, 2s2, 2p6, 3s2 और ये आ जाएगा आपका 3p5। ठीक है, अब देखो इसका अगर हम लिखें तो इसका कैसे लिखेंगे, तो यहाँ तक तो सेम आएगा, क्या आएगा, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6,
4s। अब देखो 3p के बाद सीधा क्या आएगा, 4s आएगा, तो 4s2 3d4, ठीक है। अब हम इसका लिखेंगे तो कितना आएगा इसका, यहाँ तक सेम आएगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d9, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन को फिल कर सकते हैं या फिर उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं एलिमेंट्स का। लेकिन ध्यान रखें, ये जो आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा है, अगर आप उसको एग्जामिनेशन में लिख के आते हो तो ये आपका गलत हो जाता है, और ये भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गलत हो जाता है। क्यों होता है, क्यों इसीलिए होता है, जो इसका सही ऑर्डर है पहले हम वो लिख लेते हैं। तो सही ऑर्डर ही आएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 और 3d5, यहाँ पर चेंज है। और इसका क्या आएगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 3d10, यहाँ पर चेंज है। ये इसलिए है क्योंकि एक चीज़ होती है कि जो भी एलिमेंट है उसका अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, ठीक है, तो जो भी एटम है वो हमेशा क्या करना चाहता है, फुल फिल्ड या फिर हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन को अटेन करना चाहता है। अगर वो उसके पास है तो अपना क्या करता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चेंज कर लेता है, ठीक है। जो हाफ फिल्ड होता है और जो फुल फिल्ड होता है ये बहुत ज़्यादा सिमेट्रिकल होता है विद कंपेयर टू नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन के, ठीक है। इसमें सिमेट्रिक प्रेजेंट होने के कारण ये मोर स्टेबल हो जाता है, ठीक है। तो जो हाफ फिल्ड है इसको हम बोलेंगे हाफ फिल्ड, ठीक है, हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। डी के अंदर हम कितने भर सकते हैं, 10 भर सकते हैं, तो इसमें 5 आ गया, तो ये हाफ फिल्ड हो गया, और ये हो गया आपका फुल फिल्ड, ठीक है। ये हो गया आपका फुल फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन। तो जो हाफ फिल्ड और फुल फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन होता है ये मोर स्टेबल होते हैं विद कंपेयर टू नॉर्मल, मोर स्टेबल। तो स्टेबिलिटी को अटेन करने के लिए ये क्या करते हैं, अपने कॉन्फ़िगरेशन में चेंज कर देते हैं। जो इलेक्ट्रॉन एस में एंटर करने वाला होता है वो किस में एंटर कर जाता है, डी के अंदर एंटर कर जाता है। इसी तरीके से यहाँ पर क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन एस में एंटर करने वाला होता है वो डी के अंदर एंटर कर जाता है, ठीक है। ये हुंड रूल्स के अकॉर्डिंग ही होता है। हुंड रूल के अकॉर्डिंग इनकी जो सिमेट्री होती है, सिमेट्री की वजह से इनकी स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। और हर कोई एटम किसके लिए अपना कॉन्फ़िगरेशन चेंज करता है, या फिर हर कोई ना कोई प्रॉपर्टी शो करता है स्टेबिलिटी के कारण, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, अपनी स्टेबिलिटी को, मोर स्टेबिलिटी को अटेन करने के लिए अपने इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, डी के अंदर शिफ्ट करवा देते हैं, जिसके कारण इसके पास में हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन आ जाता है और इसके पास में फुल फील्ड कॉन्फ़िगरेशन आ जाता है, राइट। तो ये तो आपने 2 एग्जाम्पल्स देखे हैं, सब बहुत से एग्जाम्पल्स होते हैं, ठीक है। ऑलमोस्ट 6 to 7 जो एलिमेंट्स हैं वो क्या करते हैं, इस तरीके के वेरिएशन को शो करते हैं, ठीक है। जिसमें जो होता है हम एक्सपेक्ट तो ये करते हैं कि 4s में 2 इलेक्ट्रॉन जाएगा, बट उसमें वो जाता नहीं, ठीक है। तो जहाँ पर भी आपको ऐसा लगे कि हाफ फील्ड और फुल फील्ड का कॉन्फ़िगरेशन बन रहा है, तो आप वहाँ पर जो है वो इस तरीके के कॉन्सेप्ट यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो हाफ फील्ड और फुल फील्ड अगर अटेन करेगा तो इसका मतलब उसकी स्टेबिलिटी जो है वो इंक्रीज होगी, राइट। इस तरीके से यहाँ पर जो है ये एक्सेप्शन है, आप इसको एक्सेप्शन भी बोल सकते हो, ठीक है। तो पीरियोडिक टेबल में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बहुत से एक्सेप्शंस हैं, उनको आपको ज़रूर से याद रखना है, क्योंकि हमेशा जो एक्सेप्शंस हैं वही क्वेश्चन बन करके आते हैं, ठीक है। तो एक्सेप्शंस तो आपको याद रखने ही रखने हैं, प्लस साथ में जो नॉर्मल कंडीशन है वो भी आपको याद रखनी है, राइट। तो ये है, इस तरीके से हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि जो एप्लीकेशन पार्ट है, कि हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से उस एटम की क्या क्या बता सकते हैं, उस एटम के ब्लॉक के बारे में बता सकते हैं, हम उसके पीरियड के बारे में बता सकते हैं, उसके ग्रुप के बारे में बता सकते हैं, ठीक है। इन सब चीज़ों के बारे में बता सकते हैं, राइट। तो एप्लीकेशन पार्ट स्टार्ट करते हैं, आप इसको कॉपी करो। ओके स्टूडेंट, तो हम बात करते हैं एप्लीकेशन पार्ट के बारे में कि इसके क्या क्या एप्लीकेशन है, हम इससे किस तरीके से ब्लॉक बता सकते हैं किसी भी एटम को देख करके, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख करके, हम उसका ग्रुप कैसे बता सकते हैं, उसका पीरियड कैसे बता सकते हैं, वो सब चीज़ें हम देखते हैं, राइट। तो एक एग्जाम्पल लेकर के समझते हैं। हमारे पास में सोडियम है और सोडियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो कितना होता है, 11 होता है। यानी इसके अंदर इलेक्ट्रॉन जो है वो 11 इलेक्ट्रॉन फिल किए जाएंगे। तो ये आएगा 1s2, ये आएगा 2s2 2p6 और ये आ जाएगा 3s1, ठीक है। तो 11 इलेक्ट्रॉन इसमें फिल हो गए। अब देखो इसमें हम क्या करेंगे, ये जो शेल होता है इसको हम nth शेल बोलते हैं। ये होता है आपका n-1 और ये होगा आपका n-2, ठीक है। इसको हम क्या बोलेंगे, n-2। n शेल को हम बोलते हैं अल्टीमेट शेल, और इसको हम बोलते हैं पेनल्टीमेट शेल, और इसको हम बोलते हैं प्री पेनल्टीमेट शेल, प्री पेनल्टीमेट, ठीक है। तो इस तरीके से इसके नाम होते हैं। सपोज आपके पास में अगर ये K है, ये हो जाएगा L, ये हो जाएगा M, ठीक है। K के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स भरे जाते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स भरे जाते हैं, फिर इसमें 8, फिर इसमें 18, इस तरीके से हम इलेक्ट्रॉन जो है वो फिल करते हैं, राइट। तो जो भी आएगा 3s 3p 3d, उन सबको मिला करके टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो ये हो जाएगा आपका, जबकि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन नहीं है लेकिन फिर भी ऑर्बिटल्स तो होंगे ना। देखो यहाँ पे 3p होगा, 3p0,
3d 0 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो किस में एंटर कर रहा है, 3s के अंदर लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर कर रहा है, ठीक। बाकी तो बहुत सारे शेल्स प्रेजेंट होंगे, ठीक है, राइट। अब देखो अगर हमें बात करनी है ब्लॉक के बारे में, ठीक है, ब्लॉक के बारे में अगर हमें बात करनी है तो हमें बताना है कि जो सोडियम है वो किस ब्लॉक का मेंबर है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए जो आपका जिस भी सब शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन एंटर करता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन एंटर इन या फिर लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर इन सब शेल, ठीक है। जो लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस सब शेल के अंदर एंटर करेगा वही उसका क्या हो जाएगा, ब्लॉक हो जाएगा। जैसे सपोज, जैसे एग्जांपल, इसमें जो इलेक्ट्रॉन है सोडियम का, जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो किस में एंटर कर रहा है, एस सब शेल के अंदर एंटर कर रहा है। तो इसका जो ब्लॉक होगा वो कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका एस ब्लॉक, ठीक है। अभी हम एग्जांपल करेंगे तो हमें और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, राइट। फिर अगर हम बात करें पीरियड की, तो हम पीरियड कैसे डिसाइड करेंगे, तो पीरियड जो है वो जो भी आपका जो हाईएस्ट क्वांटम नंबर है या फिर हाईएस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है उसकी जो वैल्यू होगी वो क्या डिनोट करेगी, पीरियड को डिनोट करेगी। तो हम लिखेंगे हाईएस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ठीक है। जो भी आपका हाईएस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, जैसे इसमें जो हाईएस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कितना है, 3 है, तो इसका जो पीरियड हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, कौन से पीरियड से बिलोंग करेगा, ये थर्ड पीरियड से बिलोंग करता है, राइट। अब अगर हम बात करें ग्रुप के लिए, तो ग्रुप में आपको देखना है कि जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो किस तरीके में एंटर हुआ है, किस सब शेल में एंटर हुआ है। अगर वो एस के अंदर हुआ है, ठीक है, एस सब शेल, ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ये तो एक इसमें दो कंडीशन बनती है, एक होता है NS1 और एक होता है NS2। अगर NS1 है इसका मतलब वो फर्स्ट ए से बिलोंग करेगा, NS2 है तो सेकंड ए से बिलोंग करेगा। अगर हम पी सब शेल की बात करें तो पी सब शेल के लिए आप क्या करोगे, NS प्लस NP, फिर क्या आ जाएगा आपका 10, ये आपको दे देगा ग्रुप नंबर, ठीक है। फिर अगर हम बात करें डी के लिए, तो डी के लिए आ जाएगा आपका डी सब शेल, ये आ जाएगा आपका NS प्लस ये आ जाएगा आपका N-1D, ये आपको दे देगा वापस से क्या दे देगा, ग्रुप नंबर दे देगा। और इसी तरीके से हम क्या कर सकते हैं, एफ के लिए निकाल सकते हैं, एफ सब शेल के लिए क्या हो जाएगा, एफ जो सब शेल है उसके लिए हमेशा क्या रहेगा, 3D ग्रुप रहेगा, क्योंकि जो एफ ब्लॉक जो होता है, मैंने आपको पीरियडिक टेबल में बताया था, जो एफ ब्लॉक होता है वो कौन से ग्रुप से निकल के आता है, वो 3D ग्रुप से निकल के आता है, सॉरी हाँ, थर्ड ग्रुप से निकल के आता है। उसका जो पीरियड होता है वो 6th और 7th पीरियड होता है, ठीक है। तो इसके लिए आप पीरियड भी लिख सकते हो 6th एंड 7th पीरियड, राइट। तो ये आपको पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट याद रखना है। आप देखो एग्जांपल लेकर के देखते हैं, पहले आप उसको या तो कॉपी कर लो, आप उसको कॉपी करो, फिर एग्जांपल्स देखते हैं 2-3, जिससे हम क्लियर कर सकें कि हम पूरे के पूरे एप्लीकेशन को किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो क्वेश्चन करते हैं। तो देखो आपको एक एग्जांपल दे रखा है जिसके लिए एटॉमिक नंबर जो है वो कितना है, 26 है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है। तो ये आ जाएगा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 और ये आ जाएगा आपका 3d6, ठीक है। देखो 10 इलेक्ट्रॉन 20 प्लस 6 26, राइट। तो इस तरीके से हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। अब इसमें ये मत कर देना कि यहाँ पे आफिड बनाने के लिए आप दूसरा जम करा दो, ठीक है, ऐसा नहीं होगा, ध्यान रखना, ठीक है। तो देखो ये आपका बन गया। अब देखो ये आपका nth सेल हो गया, सॉरी n सेल ये हो गया, ठीक है, और ये आपका क्या हो गया, n-1 हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से बता सकते हो। अब देखो अगर हमें ब्लॉक के बारे में बताना है तो बहुत ही सिंपल है। जो ब्लॉक के लिए हम क्या करते हैं, लास्ट इलेक्ट्रॉन की सब शेल में एंटर करता है, ठीक है। तो जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो डी सब शेल में एंटर करेगा, ना कि एस सब शेल में। तो ये डी ब्लॉक होगा, क्योंकि पहले एस भरा जाएगा फिर डी भरा जाएगा, राइट। फिर अगर हम बात करें कौन से पीरियड से बिलोंग करेगा, तो पीरियड के लिए अगर आपका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो डी के अंदर भर रहा है, तो डी के लिए हम क्या लिखेंगे, NS प्लस N-1D, ठीक है। तो पीरियड की निकालने के लिए हम क्या करेंगे, NS प्लस N-1D। तो NH के अंदर कितना इलेक्ट्रॉन है, NS के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है, प्लस N-1D के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, तो ये हो गया N-1। तो N-1 के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है ये, ठीक है। N-1D के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन है, तो ये आ जाएगा 6 इलेक्ट्रॉन। तो टोटल कितने हो जाएंगे, 8। तो ये कौन सा पीरियड हो जाएगा, 8th पीरियड हो जाएगा, सॉरी 8th ग्रुप हो जाएगा ना, पीरियड थोड़ी, सॉरी ये ग्रुप के लिए, तो 8th ग्रुप हो जाएगा सर। फिर अगर हम बात करें पीरियड के लिए, तो कौन सा पीरियड हो जाएगा, इसका पीरियड हो जाएगा आपका इसका, देखो लास्ट इलेक्ट्रॉन किसके अंदर एंटर कर रहा है, तो थर्ड, तो ये हो जाएगा 3rd पीरियड। तो इस तरीके से निकाल सकते हो, ठीक है। आपके पास में ब्लॉक आ गया। ब्लॉक आप किस तरीके से निकालोगे,
कौन से सब शेल के अंदर लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर कर रहा है। ग्रुप आप कैसे निकालोगे, जो भी इलेक्ट्रॉन्स हैं जो लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर कर रहे हैं उसे, ठीक है। अगर डी सब शेल के अंदर एंटर कर रहे हैं तो NS के इलेक्ट्रॉन और N-1D के इलेक्ट्रॉन, तो आपको ग्रुप नंबर देंगे। तो NS में 2 इलेक्ट्रॉन है, N-1D के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन है, टोटल 8 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। पीरियड अगर आपको कैलकुलेट करना है तो जो आपका हाईएस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है वो आपको क्या बताता है, पीरियड के बारे में बताता है। तो कौन सा है हाईएस्ट, हाईएस्ट तो 4th है ना, तो ये आ जाएगा 4th पीरियड, ठीक है। सॉरी, करेक्शन कर लेना। तो हाईएस्ट तो 4th प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, ठीक है। तो ये 4th पीरियड में आ जाएगा। तो ये किस से बिलोंग करेगा, 4th पीरियड से बिलोंग करेगा। 8th ग्रुप होगा, डी ब्लॉक होगा, ठीक है। तो आप एलिमेंट को भी पहचान सकते हो। नीचे आपको 4 ऑप्शन दे रखे होंगे कि कौन सा एलिमेंट है, वो आप किससे आइडेंटिफाई करोगे, पीरियडिक टेबल से आइडेंटिफाई करोगे। आपको पीरियडिक टेबल आनी चाहिए, ठीक है। आपको पीरियडिक टेबल के अंदर उसको ड्रॉ करना आना चाहिए ताकि आप उसकी पोजीशन को आप बता सकते हो कि कौन सा वो एलिमेंट हो, राइट। तो इस तरीके से एप्लीकेशन पार्ट होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से। तो हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को कंप्लीट कर चुके हैं कि किस तरीके से लिखा जाता है, किस तरीके से हम ब्लॉक, पीरियड और ग्रुप को आइडेंटिफाई करेंगे किसी भी एलिमेंट के लिए, राइट। तो ये सब चीज़ें हमने कंप्लीट कर ली है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूरा का पूरा कंप्लीट हो चुका है। आप प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। ऑलमोस्ट 40 to 50 एलिमेंट्स के लिए आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जरूर प्रैक्टिस करें ताकि आपको इजी रहेगा, राइट। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है, इसके एप्लीकेशन पार्ट क्या होते हैं, इसमें हम क्या क्या चीज़ें कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है, राइट। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय।